हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 3 एनालिसिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असेसमेंट का बी पार्ट। और बी पार्ट का क्या नाम है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बारे में जानेंगे। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटाइल रैंक, पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन के बारे में हम थ्योरेटिकल वे से और थोड़ा थोड़ा उसके फॉर्मूला समझानेंगे। और मैं आपको डिफरेंसेस भी दिखाऊंगी थ्रू दी विजुअल एड, जो कि हम इमेजेस देखेंगे उसके बीच में आपको उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इसके बीच में आपको डिफरेंसेस थोड़े थोड़े पता चलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, वो है हमारी 2 बेसिक इंस्ट्रक्शन। अब वो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिकॉज बहुत सारी मेहनत लगती है ये वीडियोस को बनाने में। सुबह के 7:30 बज चुके हैं मुझे ये वीडियो बनाते हुए। और बस ये बताना चाहती हूँ कि यार वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और आप सब्सक्राइब नहीं करते ना, फिर मुझे बुरा लगता है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े और जो क्रेडिबिलिटी है मेरे चैनल की वो बढ़ती जाए, ताकि जो आपके जूनियर्स आएंगे वो देखेंगे कि ओके, दीज मैनी सब्सक्राइबर, दीज मैनी लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर किया हुआ है, हमारे सीनियर्स ने हमें ये रिकमेंड करा है चैनल को। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डेफिनेटली सी वीडियोस फ्रॉम, ताकि हमारा जो एग्जामिनेशन वो बहुत अच्छा जाए। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, बिकॉज 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में जो आपके 4th सेमेस्टर में स्पेशली जो आपके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अच्छा, 4th सेमेस्टर में जाने से पहले ना सब सब्जेक्ट चूज़ करने हैं तो अपने अकॉर्डिंग कर लेना, बिकॉज मेरे जो सब्जेक्ट रहे थे 4th सेमेस्टर में वो मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। बट अगर आपको वो सब्जेक्ट लेने हैं तो वो वीडियोस मेरे चैनल पे आएंगी एंड मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूँगी। एंड अनदर थिंग इज़ कि वीडियो को पूरा देखना है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कभी कभी मिस कर जाते हैं क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप कोई भी चैनल का जो इम्पोर्टेंट, जो इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्पेशली ये जो पार्ट है ये दैट इज़ वेरी टेक्निकल और मैं आपको इसमें कुछ गलत नहीं बताना चाहती हूँ और ना आप उसे गलत वे में इंटरप्रेट करें। तो वीडियो को पूरा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको खुद ऑनलाइन ढूंढने पड़ेंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए भी, बिकॉज कई बार कभी कभी कुछ स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगी, वो आप क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, या पोस्ट सेक्शन में मैं कुछ क्वेश्चन डाल दूंगी। पोस्ट सेक्शन आप कंटिन्यू रखें, उसके ऊपर एक कीप है चेक ऑफ एन आई। ठीक है, आई चेक कर रहे हैं उसके ऊपर कि आपकी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ MCQ, कुछ पोल बेस्ड क्वेश्चन मैं डालूंगी। ठीक है, तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। तो परसेंटेज क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन अ फ्रैक्शन ऑफ 100। जब हम 100 के फ्रैक्शन में एक नंबर को एक्सप्रेस करते हैं उसे हम कहते हैं परसेंटेज। तो अकॉर्डिंग टू गैरेट इन 1981 इन्होंने क्या बोला है, परसेंटेज क्या है, एक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर है, एक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर है एज अ पार्ट ऑफ 100। हम एक नंबर को जब एक पार्ट ऑफ 100 में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं परसेंटेज। ये गैरेट का कहना है। ठीक है, और ये क्यों यूज होता है, ताकि हम कंपेयर कर सके क्वांटिटीज को। अब इसका फॉर्मूला तो बड़ा ही सिंपल है, आपको पता ही है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले तो नंबर लिखने हैं। जो फॉर एग्जांपल अगर आपके 400 में से 200 मार्क्स है, ठीक है, तो 200 ऊपर आएंगे, ठीक है, 400 नीचे आएंगे। 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 400 की दोनों जीरो कट गई, फिर आप उसको जो भी कैलकुलेशन करके आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आ गया परसेंटेज। अब एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बच्चे ने 45 स्कोर करे आउट ऑफ 50, तो 45 ऊपर 50 नीचे। ठीक है, और मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने आए, 45। टोटल मार्क्स कितने आए, 50। 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो आपको पता ही है। तो 100 से जब हमने जीरो काट दिया तो कितना आया, 90%। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा 5 9 का कितना होता है, 45। ठीक है, 9 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 तो कट गई थी, तो कितना आ गया, 90%। ये आपको पता चल गया।
परसेंटेज का कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस, ऐसे ही परसेंटेज को हम कैलकुलेट कर देते हैं। अगर आपको एग्जांपल भी आ जाए, अगर आपको क्वेश्चन भी आ जाए तो परसेंटेज आपको निकालना आ जाएगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल होता है, ठीक है, जिससे हम क्या दिखाते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स जो ईच वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है, दैट अकर्स इन अ डाटाबेस। ठीक है, वो आइटम, वो नंबर कितनी बारी आया है उस डाटा में, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ फ्रीक्वेंटली दैट अकर, ठीक है, या उसकी कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो आया है डाटा गिवन में, जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है। अब बेस्ट एंड कैहन 2006 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं? अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा। कैसा अरेंजमेंट? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट स्कोर्स और रेंजेस ऑफ स्कोर्स आर शोन, जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्कोर्स या रेंजेस ऑफ स्कोर्स को दिखाते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स रेंज की एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब 0 और 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए? 2 बच्चों के। 11 से 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए? 5। ठीक है। 21 to 30 कितने बच्चों के नंबर आए? 8 बच्चों के नंबर आए। ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको जो टेबल गिवन है आपने उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटाइल रैंक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हम कर लेते हैं। परसेंटाइल रैंक क्या करता है? आपके परसेंटेज ऑफ स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट अ स्पेसिफिक स्कोर इज हायर देन। ठीक है, तो ये बताता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द परसेंटेज कितना है, स्कोर्स का जो भी हमारा मतलब आपके जो जितने भी ये सारे हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके डाटा को, आपके रैंक्स को, आपके परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ग्रिगोरी इन 2014 में क्या स्टेट करा इन्होंने? अ परसेंटाइल रैंक इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ स्कोर बिलो अ पर्टिकुलर स्कोर। ठीक है, एक परसेंटेज ऑफ स्कोर पर्टिकुलर बिलो स्कोर में कितना आया, वो होता है आपका परसेंटाइल रैंक। अब इसका फॉर्मूला आपको एज इट इज याद करना है। परसेंटाइल रैंक मतलब पीआर। अगर आपको पीआर भी आ जाए ना क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। परसेंटाइल रैंक, नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो द स्कोर, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इनटू 100। नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो द स्कोर, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इनटू 100। फॉर एग्जाम्पल, इफ 20 स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो यू आउट ऑफ 40, देन पीआर इज, मतलब अगर आपके जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, आपके मार्क्स जितने भी आए हैं उसके आपने क्या करा है, आपने 20 बच्चों से ज्यादा स्कोर करा है। 20 बच्चे आपसे बिलो हैं मार्क्स में, तो अब आप कैसे करोगे? परसेंटाइल रैंक आपका क्या आया? 40, 20 ऊपर आ जाएगा, 40 आपका टोटल नंबर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40 है ना। आपने 20 बच्चों से ज्यादा स्कोर करा है, मतलब 20 ऊपर आ गया, इंटू 100 आपका परसेंटाइल रैंक आपका क्या आया? 50%। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटाइल रैंक। अब पाई चार्ट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम पढ़ लेते हैं। तो पहले आपको मैं फोटो दिखा देती हूँ। तो पहले आप ये फोटो देख सकते हैं, इसमें क्या है, बार ग्राफ गिवन है और पाई चार्ट गिवन है। ठीक है, बार ग्राफ तो आपको पता ही है, दीज आर द वर्टिकल ब्लॉक्स जो बनते हैं। आपका एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक है, उस पे आप बनाते हैं बार ग्राफ। ठीक है, पाई चार्ट होता है एक सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं, पाई चार्ट में आप देख सकते हैं कुछ वैल्यूज एंड परसेंटेज गिवन है। कुछ ब्लॉक्स में 10%, 20%, 15, 25, 30। ठीक है, तो ये आपका जितना भी होता है इसे हम क्या कहते हैं? पाई चार्ट। इसे हम क्या कहते हैं? पाई चार्ट। तो हम इसे एज्यूम करते हैं, पूरा 100% एज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बेसिस में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो बार ग्राफ में भी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प होती है, पाई चार्ट से भी डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प होती है। एक आपका आता है हिस्टोग्राम, वो मैं आपको बाद में फोटो दिखाती हूँ। तो शुरुआत करते हैं पाई चार्ट से। पाई चार्ट एक क्या होता है? सर्कुलर चार्ट होता है, डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। जो मैंने आपको सेक्टर दिखाए 20%, 40% है ना, ये सेक्टर्स होते हैं। ये एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है पोर्शन ऑफ अ टोटल पोर्शन का एक पार्ट डिस्क्राइब कर रहा है ना हर एक सेक्टर, तो इसे हम क्या कहते हैं? पाई चार्ट। अब कोठारी ने 2004 में क्या बोला? पाई चार्ट्स आर सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स विच आर डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस टू इलस्ट्रेट न्यूमेरिकल पोर्शन। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ होता है जो कि क्या डिवाइड होता है? स्लाइसेस में।
कैसे डिवाइड होता है? स्लाइसेस में, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ 40% ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर इंग्लिश, 30% साइंस, 30% मैथ्स, द पाई चार्ट शोज दिस एज स्लाइसेस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब हम इसे सर्कल के स्लाइसेस में बांट सकते हैं, राइट। 100% हम एज्यूम करके चलते हैं, 30 कितना हो गया? 60 का रिमेनिंग पार्ट 40, हम 100% हम एज्यूम करके चलते हैं सर्कुलर का पार्ट, ठीक है। बार ग्राफ में मैंने आपको बताया वर्टिकल जो आपके ब्लॉक्स होते हैं, बार ग्राफ यूजेस अ रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं आपके, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। रिप्रेजेंट डाटा, जो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। बार की लेंथ रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी या अमाउंट को। बार की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? फ्रीक्वेंसी या अमाउंट को। अब फ्रेंकेल एंड वेलन ने 2006 में क्या बोला? बार ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैटेगरिकल डाटा एंड रेक्टेंगुलर बार्स शोइंग द वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी, ठीक है। ये हमें बताता है कि एक उसमें डाटा क्या है, रेक्टेंगुलर बार ये शो करते हैं कि उसकी कैटेगरी कैसी है, ईच कैटेगरी को डिफाइन करता है। आपका जो एक रेक्टेंगुलर पार्ट है वो एक कैटेगरी को डिफाइन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, 10 स्टूडेंट्स गॉट ए, 15 स्टूडेंट्स गॉट बी एंड 5 स्टूडेंट्स गॉट सी, द बार शो दिस फ्रीक्वेंसी। ये हमें फ्रीक्वेंसी बार ग्राफ के थ्रू दिखती है। अब हिस्टोग्राम पहले पढ़ देते हैं, फिर मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम इज अ सिमिलर टू अ बार ग्राफ। ये बार ग्राफ की तरह दिखता है, बार ग्राफ की तरह बनता भी है, बट इज यूज टू कॉन्टिन्यूस डाटा ग्रुप्ड इनटू रेंजेस। बट ये कैसे यूज होता है, किस लिए यूज होता है? फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा, जो कि ग्रुप में जो एक रेंजेस ऑफ ग्रुप में ना ग्रुप्ड होता है, एक तरह से दिखता है। ये बार ग्राफ की तरह है ये, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस डाटा को दिखाता है। गैरेट इन 1981 में इन्होंने क्या बोला? अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एडजॉइनिंग रेक्टेंगल्स। ये जो रेक्टेंगल्स होते हैं ना, अब बार ग्राफ में हमने क्या देखा? स्पेसेस होती हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में ये रेक्टेंगल्स जो आपके जो वर्टिकल ब्लॉक्स होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, ये ज्वाइंट होते हैं, एडजॉइनिंग रेक्टेंगल्स, ठीक है। अब मैं आपको फोटो भी दिखा देती हूँ। अभी इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि, जस्ट अ सेकेंड, अब आप क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हैं हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या होता है, ठीक है। अब इसमें जो पहले तो देखो कैप्स नहीं है, कैप्स का मतलब है स्पेसेस नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे बार ग्राफ में स्पेसेस होते हैं लेकिन हिस्टोग्राम में स्पेसेस नहीं होते, इसे हम क्या बोलते हैं? कैप। इसमें नो कैप्स, हिस्टोग्राम में नो कैप्स होते हैं, इसमें कैप्स होते हैं, ठीक है। अब लेंथ जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है डाटा से, लेकिन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डाटा। यहाँ पे लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू डाटा, यहाँ पे एरिया, ये जो एरिया कवर कर रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डाटा, लेकिन यहाँ पे हम लेंथ देखते हैं कितनी है बार ग्राफ में, ठीक है। न्यूमेरिकल वेरिएबल यही होते हैं, यहाँ पे कैटेगरिकल वेरिएबल होती है, यहाँ पे कैटेगरी होती है, यहाँ पे बिन होते हैं, ठीक है। इसमें हम रेंज प्रोवाइड करते हैं, जैसे 0 से 5। अब आप देख सकते हैं ना हिस्टोग्राम में रेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बार ग्राफ में आपकी कैटेगरी होती है ABCDEFG, ठीक है, लेकिन हिस्टोग्राम में आपके रेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बड़ी सिंपल वे से आपको बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस समझा दिया। अब वही जो हमने रेंजेस करे थे वो मैं आपको फिर से एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे ग्रुपिंग में करना है 0 to 10, ठीक है, 2 बच्चे हैं, 11 to 20 5 बच्चे हैं, 21 to 30 8 बच्चे हैं। तो जब रेंजेस आ जाते हैं, जब रेंज आ जाती है, जब हम एक रेंज सेट कर देते हैं तो वो किसका मतलब है? हिस्टोग्राम में आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है इज अ लाइन ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉइंट्स कनेक्टेड बाय लाइंस, ठीक है। ये क्या होता है? एक फ्रीक्वेंसी, आपके जो डॉट्स कनेक्ट करके एक लाइन बनती है ना, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉइंट्स कनेक्टेड बाय लाइंस। हम जो पॉइंट्स होते हैं ना उसे कनेक्ट कर देते हैं, वो हमारा बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब बेस्ट एंड कैहन ने 2006 में क्या बोला? अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ ग्राफ कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग lines to join the midpoints of each interval। midpoints हम join करते हैं each interval के, ठीक है। example, midpoints of class intervals plotted against frequencies and connected with lines। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया ये वाला। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वही मैंने बताया ना, जो हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं मिड पॉइंट से, जब हम मिड एरिया की हम ज्वाइनिंग करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स जब हमारे कनेक्ट हो गए तो ये क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये देखिए मिड पॉइंट्स कनेक्टेड है, यहाँ पे भी मिड पॉइंट, यहाँ पे भी मिड पॉइंट, तो ये क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ऐसे बनता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पहले आपका डाटा बनेगा, फिर आपका ये कुछ हम किसी वे से हम उसे दिखाएंगे, फिर उसके जब हम मिड पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन,
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारे लिए सारी चीज़ें ज़रूरी क्यों होती हैं, जो भी हमने चीज़ें पढ़ी, पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, परसेंटाइल ड्राइंग, परसेंटेज, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, ताकि हम असेसमेंट एनालिसिस में इसका यूज़ कर सकें। असेसमेंट एनालिसिस, आगे आप एस्पायरिंग टीचर्स हैं तो आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, बिकॉज टीचर्स भी कभी कभी कुछ डाटा बनाते हैं बच्चों का, क्योंकि आपको स्टेटिस्टिकल डाटा भी स्कूल लेवल पे चाहिए होता है, तो टीचर्स ही बनाते हैं डेफिनेटली। तो असेसमेंट एनालिसिस के लिए ये चाहिए होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, जो क्लास परफॉर्मेंस होती है, आपको कभी कभी खुद की क्लास का एक डाटा इंटरप्रिटेशन बनाना हो, आप अथॉरिटीज़ के सामने रख सकते हैं। सोचिए आपका कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपने अपनी क्लास के ही बच्चों का डाटा इंटरप्रिटेशन बनाया और उसकी पीटीएम पे आप, बट ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज सभी बच्चों के नंबर कम तो नहीं आते, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बट यस यू कैन मेक अ डाटा इंटरप्रिटेशन और अपनी क्लास में आप रख सकते हैं फॉर यूजफुलनेस, फॉर द फर्दर जो भी आपकी डाटा अगर रिक्वायरमेंट होगा तो उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। रिसर्च एंड एक्शन प्रोजेक्ट्स में ये बड़ा इस्तेमाल होता है। कल को आप पीएचडी करेंगे, आप, एक टीचर इज ऑलवेज अ रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है, तो कल को आप रिसर्च करते हैं या एक्शन प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें आपको ये स्टेटिस्टिकल डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। इसेंशियल फॉर रिजल्ट इंटरप्रिटेशन एंड एजुकेशनल प्लानिंग, कल को अगर आप टीचर्स ही कभी एजुकेशनल प्लानर्स बनते हैं, आगे जाके करिकुलम इनोवेटर्स या करिकुलम डिज़ाइनर्स बनते हैं, तो कल को आपको ये बहुत सारी चीज़ें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको अपने हाथों पे, कंधों पे उठानी है, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज यू विल बी अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। तो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड वी आर डन विद द टॉपिक एंड आई जस्ट होप कि आप अच्छे से पढ़ें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई भी डाउट हो, कुछ भी एग्जाम के रिलेटेड क्वेरी हो, फ्री होके पूछ लेना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में या पोस्ट सेक्शन में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस डाल दूंगी अगर आपको सॉल्व करने हैं। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक एंड बहुत अच्छे से पढ़ें एंड डाटा को कह रही हूँ मैं, डाटा कहने वाली थी, डाटा को सब्सक्राइब करना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, कमेंट करना, लाइक करना एंड मुझे अच्छे से व्यूज़ देना and we will see you soon in the next video. Till then, take care and study well.